नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन के ठीक बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट होने हैं, क्या पीएम मोदी उनको अटेंड कर पाएंगे ना। यहां पर आप देख पाओगे आज के समय पूरे भारत में हो रहे हैं इलेक्शंस। 19 अप्रैल से ये शुरू हुए थे, 1 जून तक वोटिंग चलेगी। जो रिजल्ट है इन इलेक्शंस का ये हमको पता लगेगा 4 जून 2024 को। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही ये रिजल्ट सामने आएगा ना, उसके कुछ ही दिनों बाद G7 समिट है। और पिछले कई G7 समिट्स में आपने नोटिस किया होगा कि रेगुलरली इंडिया को इनवाइट किया गया है एज ए स्पेशल गेस्ट। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इंडिया एक G7 कंट्री नहीं है, मगर तब भी आप अगर देखो तो 2019 में जब G7 समिट हुआ फ्रांस में, इंडिया इनवाइटेड था। 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड पीएम मोदी नहीं जा पाए ऑब्वियसली। 2021 में इंडिया को इनवाइट किया गया, 22 में और 23 में भी जापान में जब G7 समिट हुआ तो भारत को इनवाइट किया गया था। नाउ जो 2024 का G7 समिट है ये होस्ट कर रहा है इटली। नाउ इटली की प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी को फोन किया और इनको कहा कि आप बिल्कुल आइए G7 समिट को अटेंड करिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने इसके बारे में ट्वीट करी कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इनको फोन किया। पीएम मोदी ने इटली के लिबरेशन डे के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया इटली की प्राइम मिनिस्टर को और ये कहा कि थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू द G7 समिट इन जून। नाउ अब इसको लेकर ना इंडिया में एक डिस्कशन हुआ। कई न्यूज चैनल्स ने ऐसी वीडियो कर दी अपलोड जहां पर यह लिखा है कि जॉर्जिया मेलोनी को कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि पीएम मोदी वापस इलेक्शन जीतकर इंडिया के पीएम बन जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो ये इनवाइट है ये इलेक्शन रिजल्ट से पहले ही आ गया है। तो कई लोग देखो भारत में ये कह रहे हैं कि जो ये इनवाइट था ये परहैप्स इलेक्शन रिजल्ट के बाद भेजना चाहिए था कि पता लग जाए कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद कौन सी पार्टी पावर में आएगी, क्या होगा। बट यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सामने आता है, अगर करंट रूलिंग कोलिशन को, एनडीए को मेजॉरिटी नहीं मिली, कुछ और हो जाता है, मान लीजिए कोई और कोलिशन पावर में आ जाता है या फिर हंग पार्लियामेंट हो जाता है, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही, उस केस में क्या होगा। देखिए यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में क्या हुआ था, यह जानना काफी इंटरेस्टिंग है। 2014 में जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए, पता लग गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के पीएम बनेंगे, बीजेपी को काफी प्रचंड बहुमत मिल गया था। उसके बाद जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा दे दिया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो उस वक्त थे प्रणब मुखर्जी। यहां पे आप देख पाओगे ये 2014 का आर्टिकल है, डेट यहां पे आप देख पाओगे मई 17 आपको दिख जाएगी। तो मनमोहन सिंह रिजाइंस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ना उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी को कहते हैं कि आपने रिजाइन कर दिया, मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूं, मगर जब तक नई सरकार फॉर्म नहीं होती, नया कैबिनेट फॉर्म नहीं होता, तब तक आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहिएगा। और मनमोहन सिंह जी तब तक के लिए, जब तक पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 26 मई 2024 को नहीं हुआ, तब तक ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर, मान लीजिए कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो इस पर्टिकुलर केस में भी यही होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोदी जी को कहेंगे कि कुछ समय के लिए जब तक नई सरकार नहीं बनती आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहिए, और उस केस में एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी हो सकता है कि इटली जाए। ये ऑफ कोर्स मैं एक ऐसे सिनेरियो की बात कर रहा हूं जब एनडीए को मेजॉरिटी नहीं मिलती। अगर उनको मेजॉरिटी मिल जाती है तब ऑब्वियसली ये कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, पीएम मोदी आराम से एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फिर से जाएंगे G7 समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। और इस बार इटली का जो G7 समिट है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कई टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ईरान इजराइल का जो टॉपिक है ये भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। यूक्रेन रशिया का टॉपिक फिर से यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। देखना होगा कि इंडिया डिक्लेरेशन में क्या कहता है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, चाइना का जो सरकारी मीडिया है और चाइना की जो सरकार है वो बार बार G7 कंट्रीज को ताने देती है। इनका यह कहना है कि G7 कहेगा G7 पावरलेस है। हाल ही में ग्लोबल टाइम्स ने यह ट्वीट करी। ऐसी ट्वीट जब मैं देखता हूं तो काफी आश्चर्य होता है कि चाइना इंडिया के बारे में इतनी अच्छी बात कर रहा है। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज जो 5 हैं ये अकेले ट्वाइस एज मच कंट्रीब्यूट करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी को जितना पूरा G7 कंट्रीब्यूट करने वाला है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। यहां पे आप देख पाएंगे ब्रिक्स वर्सेस G7 कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ 2024 से लेकर 2019 का टाइम यहां पे दिखा रहे हैं। और नीचे यहां पर यह लिखा है कि इंडिया और चाइना अकेले
जो मोर देन अ थर्ड ऑफ ग्लोबल ग्रोथ है वो इंडिया चाइना ही संभालने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ब्रिक्स 43.3% पर और G7 सिर्फ 20% पर। रीजन आप सबको पता है कि जो G7 कंट्रीज हैं इतना जरा ग्रो कर नहीं रही, बीच में कई G7 कंट्रीज तो रिसेशन में भी चली गई थी। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह आती है कि इंडिया अगर ब्रिक्स से शिफ्ट हो जाता है G7 में तो पूरा गणित बदल जाता है। सडनली G7 की जो रेलेवेंस है ये बढ़ जाती है और इस बात को आप समझ पाओगे कि क्यों G7 में इंडिया को कंसिस्टेंटली इनवाइट किया जाता है। इंडिया को अगर ये ना इनवाइट करे ना तो इकोनॉमिक पावर के हिसाब से G7 बहुत ज्यादा खोखला लगता है कि इनके पास कोई पावर ही नहीं है। आज के समय इनका यूज क्या है? तो इंडिया की प्रेजेंस मात्र ही G7 को चाहिए और इसलिए चाइना इस बात को लेकर काफी नर्वस है कि इंडिया इन द फ्यूचर ऑफिशियली G7 को ज्वाइन ना कर ले, G7 का G8 ना बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो सडनली आप देखोगे G8 की इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया समझना शुरू कर देगी और चाइना को जेन्युइनली इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक तरफ तो ये G7 को ताने दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को ब्रिक्स में ऐड करना चाहते हैं। तो अगेन ये ट्वीट देखने में अच्छी लगती है मगर इस ट्वीट के पीछे चाइना की बहुत ज्यादा जो नर्वसनेस है ये छुपी है। तो जून का महीना देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इलेक्शन रिजल्ट सामने आएंगे और साथ ही साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट्स करने वाले हैं। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो इटली में इस बार G7 समिट होगा ये कौन सा एडिशन होने वाला है? 20th, 10th, 50th या फिर 100th? कमेंट सेक्शन में करिए इसका आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ की मैसिव सेल स्टार्ट हो चुकी है। हैवी डिस्काउंट शुरू हो चुका है स्टडी IQ के हर कोर्स पे। जी हाँ, हर कोर्स पे। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, आप आराम से UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टडी IQ का जो P2I कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 28,000 रुपए में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। ये इस वक्त डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और वेरियस कोर्सेज पे आप कोड PD10 लगाकर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे, इनकी ऐप पर वेरियस कोर्सेज मिलेंगे। कई स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज भी हैं। सो अपनी रिक्वायरमेंट का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पर and use the code PD10 to get the maximum discount possible। ये सेल कुछ ही दिन चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।